नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन खान। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन सियासी पारा गर्म हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर दो हाथ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कोई भी दल नगरीय निकाय चुनाव को हल्के में नहीं ले रहा। बीजेपी जहां नगरीय निकाय चुनाव के लिए चयन समिति बनाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस ने भी एक नया फॉर्मूला इजाद किया, जिससे वो बीजेपी की रणनीति को चित करने की जुगत में लग रही है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि शहर के संग्राम में कोई किसी से कम नहीं। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जो फॉर्मूला इजाद किया है, वो फेल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए आप। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने निकाय चुनाव को लेकर तय किया है कि स्थानीय स्तर पर ही उम्मीदवारों का चयन होगा और जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। लेकिन जिला कांग्रेस समिति पर भरोसा न कर दावेदार पीसीसी दफ्तर और पार्टी नेताओं की परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर, चंबल से लेकर मालवा संभाग तक के दावेदार पीसीसी पहुंचकर पार्टी नेताओं से मुलाकात कर बायोडेटा देने का काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर, पीसीसी प्रभारी राजीव सिंह को लेकर दिग्विजय सिंह तक के बंगले पर दावेदार अपनी दावेदारी जताने का काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि जिला स्तर पर उम्मीदवार चयन को लेकर समितियों का गठन हो चुका है। उम्मीदवारों का चयन जिला स्तर पर गठित समिति के जरिए ही होगा। कि पार्टी की चर्चा चल रही है, हमारे नेता कमलनाथ जी और वरिष्ठ नेताओं से बैठकर नीति और निर्णय करने वाले हैं किस प्रकार से हम नगरीय निकायों के चुनाव में अपनी रूपरेखा जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। इस बात का अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए अभी कुछ ज्यादा कहना उचित नहीं। स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार तय होंगे कि पीसीसी? नहीं, सभी वरिष्ठ नेताओं, नौजवान, स्थानीय और प्रदेश स्तर सबके सामंजस्य बना किया जाएगा। वरिष्ठ नेताओं को भी ऑब्जर्वर बना के भेजा जा रहा है ताकि बैठ के सामंजस्य बनाए। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार चयन को लेकर नगरीय निकायों के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। साथ ही हर जिले में पार्टी नेताओं की एक समिति का गठन किया गया है, जो उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया को पूरा करेगी। वहीं कांग्रेस में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों से पहले टिकटों को लेकर मची खींचतान पर बीजेपी ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने कहा है कि कांग्रेस अब खत्म हो रही है और जो बचे हुए कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेस की नीति रीति से परेशान होकर पार्टी छोड़ने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की इतनी खराब स्थिति कभी देखी नहीं। हम लोग प्रदेश में जाते हैं, दौरा करते हैं, तो कांग्रेस के जो वजनदार लोग हैं वो बीजेपी में आ गए हैं। तो कांग्रेस के पास तो अब वजनदार कोई प्रत्याशी बचे नहीं। रहा सवाल उनकी चर्चा का, स्थिति का, तो अब उनको कुछ भी लोगों को, कार्यकर्ताओं को बहलाने के लिए इस तरह का बयान जारी कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस के जो लोग हैं वो अब दिख रहे हैं कि आने वाला समय, कांग्रेस तो अब संकट में है ही, लेकिन आने वाला समय भाजपा का उज्जवल है। भाजपा में ही भविष्य सुरक्षित है सब लोगों का, और इसलिए भाजपा के संपर्क में है लोग। दरअसल हाल ही में ग्वालियर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने गए प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के सामने दावेदारों के बीच झड़प हो गई थी और जिला स्तर पर गठित की गई समिति पर सवाल उठाए गए थे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस में समितियों की अनुशंसा पर टिकट का वितरण होगा या फिर पार्टी के बड़े नेताओं की सिफारिश पर ही टिकट बांटे जाएंगे। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो नगरीय निकाय चुनाव की आहट के चलते नई नगर सरकार के गठन का मंथन चालू हो चुका है। प्रदेश भर में नगर निगमों में एक और जहां महापौर पद पर कई उम्मीदवार रेस में शामिल हैं, तो वहीं कुछ ऐसे मजबूत गढ़ हैं जहां सेध मारना दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद मुश्किल भरा समझ में आता है। ऐसा ही एक मजबूत गढ़ है जबलपुर, जहां करीब 1.5 दशक से बीजेपी का कब्जा है। रिपोर्ट देखिए आप। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, जहां प्रमुख राजनीतिक संगठन प्रत्याशियों के चयन पर मंथन कर रहे हैं। इस बीच दावेदार भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हर कोई अपने ढंग से अपने नाम पर मुहर लगवाने का प्रयास कर रहा है।
जबलपुर में नगर निगम की सामान्य सीट होने के बाद प्रत्याशी चयन का फैसला आला कमान पर है। जबलपुर कहने को भाजपा का मजबूत गढ़ है, जहां बीते 3 नगरीय निकाय चुनाव में वह लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। इस बार के निकाय चुनाव को लेकर भी भाजपा बेहद आसपास दिख रही है। लगता है कि हमने हमेशा जनता का विश्वास जीता है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या भारतीय जनता पार्टी का जनता जो कहता है वो करता है। पिछले 15 वर्षों में नगर निगम में हमारी सत्ता रही है और लगातार हमने काम की दिशा में आगे बढ़े। आज जबलपुर महानगर की दिशा में दिख रहा है तो जबलपुर की चौड़ी सड़कें, ग्वारी घाट के घाटों का उन्नयनीकरण और केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं थी, सीमित संसाधनों के बाद भी जबलपुर नगर निगम ने अपने पूरे संसाधनों का उपयोग करते हुए इस जबलपुर को महानगर की दिशा में, फिर हमारे सांसद माननीय राकेश सिंह जी के प्रयासों से हमको लगातार एक के बाद एक सौगातें मिली प्रदेश सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि जबलपुर की जनता इस बात को जानती भी और समझती भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में काम करने की ललक है, जनता के दर्द को समझने की ललक है और उस पर आगे बढ़ने का हम सब लोग प्रयास लगातार करते हैं। इधर कांग्रेस जहां प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर नई तैयारी में जुटी है, तो वहीं जिनकी जिम्मे निकाय चुनाव की जवाबदारी है वे फिलहाल समीकरणों को भांपने में जुटे हुए हैं। बीते दिनों जबलपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने कुछ इसी अंदाज में अपना दौरा भी किया। शहर के शीर्ष नेताओं से लेकर ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए उन्होंने यहाँ की समस्याओं को और पार्टी की अंदरूनी खींचतान को समझा। फिलहाल उनका फोकस निकाय चुनाव ही है, जिसके मद्देनजर वे प्रत्याशियों के चयन की तैयारी में जुटे हैं। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो परिपत्र जारी किया है उसके मुताबिक चयन समिति जिले के स्तर पे जो होगी उसके अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, उसके सदस्य लोकसभा लड़े हुए हमारे प्रत्याशी, विधानसभा लड़े हुए हमारे प्रत्याशी और नगर निगम में अगर विपक्ष के नेता अगर हमारे हैं तो वो, और साथ साथ में हमारे जो अग्रिम संगठन है, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और सेवा दल, उनके प्रतिनिधि। इसके अलावा अगर चयन समिति ये समझती है कि चयन करते वक्त और भी कुछ हमारे जो संगठन है उनको विश्वास में लेने की आवश्यकता है तो वो अपने स्तर पर उस तरह का फैसला कर सकती है। इनकी अनुशंसा पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अंतिम फैसला करेगी और मैं समझता हूं कि ये इसी प्रक्रिया से होगा जिसमें जमीनी स्तर की आवाज को पूरी तरह से सम्मान दिया जाएगा। सीट एक तो दावेदार अनेक, जनता के बीच नेताओं के जाने के मुद्दे भी अनेक। कुछ ऐसा ही हाल निकाय चुनाव का रहने वाला है, जहां भाजपा अपने विकास कार्यों के दम पर तो कांग्रेस सत्ताधारी दल की गलतियों और निकाय की समस्याओं के चलते अपनी पैठ जमाने की कोशिश करेगी। फिलहाल तो बात प्रत्याशी चयन पर अटकी है। इसका रास्ता साफ हो जाने के बाद फिर जनता को साधने पर फोकस होगा। कांग्रेस को यहाँ परिवर्तन की आस है तो वहीं भाजपा को जनता का प्यार दोबारा मिलने की। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर परिणाम किसके सर जीत का सेहरा बांधेंगे। जबलपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में शहर की सरकार के लिए चुनावी विसात बीत चुकी है। दोनों ही प्रमुख दलों के लोग महापौर और पार्षद पद के लिए जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में जुटे हैं। वहीं रतलाम नगर निगम चुनाव की कहानी कुछ और ही है। यहां बीजेपी में तो दावेदारों की फौज है, लेकिन कांग्रेस में दावेदारों का टोटा नजर आ रहा है। क्या है नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के अंदर खाने की कहानी, देखिए। लगातार 3 बार से रतलाम नगर निगम में अपना महापौर जिताने और वोट बनाने वाली बीजेपी इस बार निगम चुनाव को लेकर पशुपेश में है। दरअसल इस बार महापौर पद के लिए ओबीसी कैंडिडेट को चुनना है, लेकिन पार्टी के सामने दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। लिहाजा यहां 1 अनार और 100 बीमार वाली कहावत पार्टी पर फिट बैठती है। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे बीजेपी नेता हैं जो महापौर पद के लिए लॉबिंग करने में जुटे हुए हैं।
कोई सीएम शिवराज सिंह चौहान से पुराने रिश्ते निकाल रहा है, तो कोई प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से अपने विद्यार्थी परिषद के संबंध को बता रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी के सामने महापौर पद के लिए नेताओं की लंबी लिस्ट है। मुझे पार्टी ने अलग अलग वार्डों से टिकट दिए, मैं वहां से जीत करके आया हूं। एक बार मेरे सामने कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। मैं 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना तो युवा मोर्चे का मुझे वार्ड का अध्यक्ष पार्टी ने बनाया था। उसके बाद से मैं लगातार चलता रहा आगे और मैंने कई तरह के संघर्ष सड़कों पर पार्टी के लिए किए हैं। वैसे तय होना पार्षदों की तो संभाग करेगा और महापौर का जो रहेगा वो प्रदेश संगठन करेगा। तो प्रदेश संगठन की दृष्टि से प्रदेश संगठन उसमें सामाजिक दृष्टि से काम करने वाला कार्यकर्ता और लगातार भारतीय जनता पार्टी में जनप्रतिनिधि के रूप में हो या संगठन की दृष्टि से काम करने वाला कार्यकर्ता हो, ऐसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे। वहीं कांतिलाल भूरिया के पुराने गढ़ रतलाम में कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। नगर निगम के गठन के बाद से अब तक 5 चुनाव हो चुके हैं, उनमें से महज एक बार ही कांग्रेस का महापौर जीत पाया। तो वहीं बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के पास महापौर पद के लिए उम्मीदवार कम है और जो हैं वो कितना दम भर पाएंगे ये भी कह पाना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस न सिर्फ फूक फूक कर कदम रख रही है बल्कि अपने पत्ते भी नहीं खोल रही। हमारे पास दावेदार और प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस में विस्तृत रूप से हमारे पास दावेदारी इस संदर्भ में आई है, ओबीसी सीट के संदर्भ में। पर हम लोगों ने एक जो क्राइटेरिया बनाया है उसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस की तरफ से सर्वेक्षण भी करा रहे हैं, जिसमें उसका व्यक्तिगत प्रत्याशी का व्यक्तिगत जनाधार, जातिगत समीकरण और सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद हम प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। निगम चुनाव का इतिहास देखें तो पता चलता है कि हर बार बीजेपी का पलड़ा ही भारी रहा है, जबकि इस बार दोनों ही दलों के सामने चुनौतियां अलग अलग हैं। महापौर पद के लिए ओबीसी कैंडिडेट तो मिल रहे हैं, लेकिन जो मिल रहे हैं वो जिताऊ नहीं हैं। ऐसे में दोनों ही दलों में उहापोह के हालात बन चुके हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन किस पर दांव लगाता है। न्यूज़ 18 के लिए रतलाम से सुधीर जैन की रिपोर्ट। बुरहानपुर नगर निगम के चुनाव में निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने कूदने का ऐलान कर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चौंका दिया। शेरा ने निगम के सभी 48 वार्डों में पार्षद प्रत्याशी खड़े करने के लिए उम्मीदवारों की तलाश भी पूरी कर ली। चूंकि बुरहानपुर अल्पसंख्यक आबादी वाला क्षेत्र है, लिहाजा अल्पसंख्यक वर्ग की महापौर पद के लिए आधा दर्जन से ज्यादा महिला उम्मीदवारों की पैनल भी तैयार की जा चुकी है। रिपोर्ट देखिए आप। बुरहानपुर नगर निगम महापौर पद के लिए सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षण क्या हुआ, मानो ऐसा लग रहा है स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया हो। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों ने नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी। ऐसे में बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भला कहां पीछे रहने वालों में से हैं। विधायक शेरा ने भी नगर निगम महापौर और वार्डों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ठाकुर शेरा के अनुसार शहर के विकास की समझ रखने वाले निर्दलीय पार्षदों को मैदान में उतारा जाएगा। इसके लिए अल्पसंख्यक वर्ग की 6 महिला उम्मीदवारों का पैनल भी बनाया गया है, जिसमें से एक प्रत्याशी को महापौर पद का चुनाव लड़ाया जाएगा। बहुत अच्छी रणनीति रहेगी और बहुत हिम्मत के साथ पूरे बुरहानपुर की जनता की मान सम्मान को रखते हुए चुनाव लड़ा जाएगा और हर वार्ड में हमारे अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। और बिल्कुल इसमें पूरी मीटिंग हो चुकी है, एक मीटिंग हो चुकी है मेरी, एक अभी वार्ड वाइज मीटिंग होना है। और सबकी जिस तरह से मैंने जो चुनाव लड़ा था जनता के कहने पे लड़ा था, जनता के मान सम्मान को ध्यान में रखते लड़ा था, उसी तरह हम लोग बुरहानपुर के विकास के लिए लड़े। सियासत के जानकारों की माने तो निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के स्थानीय निकाय चुनाव में सक्रियता स्वाभाविक है, लेकिन उनकी इस रणनीति का कोई विशेष प्रभाव बीजेपी और कांग्रेस पर नहीं पड़ने वाला। तो कुछ प्रतिशत
जरूर नुकसान एक दल विशेष को वो पहुंचा सकते हैं। वर्तमान में जो हालात हैं बुरहानपुर के, अगर ऐसा होता तो अर्चना चिटनीस यहाँ की विधायक नहीं बनती, अगर ऐसा होता तो ठाकुर सुरेंद्र सिंह यहाँ के विधायक नहीं बनते। यहाँ की जनता बहुत समझदार है और परिस्थितियों के अनुसार वो निर्णय लेती हैं, इसलिए उनकी इस प्रकार की रणनीति का कोई विशेष प्रभाव पड़े ऐसा मुझे नजर नहीं आता। सियासी इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो कभी सुरेंद्र सिंह शेरा ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ दी थी और निर्दलीय चुनाव लड़कर 2018 में जीते भी थे। कांग्रेस की तरफ से ये कहा तो आपको बता दें, वरिष्ठ कांग्रेस नेता का दिवंगत कांग्रेस नेता का जो पार्थिव देह है, पार्थिव शरीर है, वो रायपुर पहुंचने वाला है कुछ ही पलों में और उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं ताकि उनके अंतिम दर्शन कर सकें। कल मोतीलाल वोरा का दिल्ली में निधन हो गया था, आखिरी सांस ली थी उन्होंने। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। ममता, कब तक पार्थिव देह पहुंचेगी मोतीलाल वोरा की रायपुर? देखिए, उनकी पार्थिव देह पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं एयरपोर्ट में हम आपको नजारा दिखाएंगे कि तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो है वो पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है और जो स्वर्ग रथ तैयार किया गया है उनके लिए, तो अब जो बॉडी है वो शिफ्ट की जा रही है उसमें और यहाँ से राजीव भवन ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनकी जो पार्थिव देह है वो रखी जाएगी। प्रदेश भर से जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, वो यहाँ पर वहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और काफी जो गमगीन जो है वो माहौल कांग्रेस में हो गया है, क्योंकि उनका क्या सम्मान था, उनकी क्या जगह थी कांग्रेस पार्टी में, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम लोग उन्हें बाबूजी कहकर पुकारते थे। और जो कांग्रेस के चाहे कार्यकर्ता से बात कर लीजिए या तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनसे बात कर लीजिए, बीजेपी के लीडर से बात कर लीजिए, उनका यही कहना है कि चाहे वो आम कार्यकर्ता हो चाहे तमाम बड़े जो पदाधिकारी, उनसे सबसे वो एक जैसे आत्मीयता से मिलते थे। अपने आप में राजनीति की एक बड़ी पाठशाला थे और थोड़ी देर में यहाँ से जो है वो जो उनके लिए पार्थिव देह को रखने के लिए जो गाड़ी तैयार की गई है, जिसे स्वर्ग रथ नाम दिया गया है, वो यहाँ से रवाना होगा राजीव भवन के लिए। और अभी जो है वो चूंकि विशेष विमान से जो पार्थिव देह है वो लाई गई है, वो स्वर्ग रथ में रखा जा रहा है। जी बिल्कुल ममता, रायपुर में भी अंतिम दर्शनों के लिए मोतीलाल वोरा की जो पार्थिव देह है वो रखी जाएगी। इसके बाद दुर्ग ले जाया जाएगा जहां पर अंतिम संस्कार होना है। उसको लेकर क्या चार्ट है, कब तक यहां अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, इसके बाद दुर्ग ले जाया जाएगा? ममता, बिल्कुल, देखिए राजीव भवन में पहले जो सूचना दी गई थी कि 10 बजे रखा जाएगा, लेकिन अभी चूंकि देह पहुंची है तो ऐसे में अभी जो है उनकी पार्थिव देह रखी जाएगी राजीव भवन में। उसके बाद तमाम जो प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे हैं वो जो है वो उनको श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद में दुर्ग जो पार्थिव देह है वो रवाना की जाएगी, फिर उनके घर पे रखी जाएगी, जो उनके जो निवास है वहां पर रखी जाएगी और उसके बाद में अंतिम संस्कार के लिए जो देह है वो रवाना की जाएगी। और उसके लिए करीबन 4:15 का जो समय अभी जो है संभावित जो समय है वो बताया जा रहा है। और तमाम कई बड़े जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो भी उसमें पहुंचेंगे। एक बार फिर से कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि मोतीलाल वोरा अमर रहे के जो नारे हैं वो गूंज रहे हैं और ये माहौल भी बेहद गमगीन होगा वहां पर। जी, से रवाना हो रहा है। ये स्वर्ग रथ देख रहे हैं आप, ये रवाना हो रहा है राजीव भवन के लिए और वोरा जी का नाम रहेगा और मोतीलाल वोरा अमर रहे, ये नारे यहाँ पर एयरपोर्ट में गूंज रहे हैं और उनकी जो पार्थिव देह है वो राजीव भवन ले जाई जा रही है। ये जो स्वर्ग रथ है वो तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि जब भी मोतीलाल वोरा जिनसे भी मिलते थे एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर हमेशा दिखाई देती थी और
इतने बुजुर्ग होने के बाद भी उनके भीतर अगर देखें तो जी सभी जो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े पदाधिकारी हो, तमाम लोग उन्हें एक पाठशाला की तरह मानते थे। और जिस तरीके से उनके निधन की खबर आई, उसके बाद में न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि बीजेपी की जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे धर्मलाल कौशिक हो, सभी ये कहा करते थे कि न केवल राज्य के लिए बल्कि देश के लिए भी एक बड़ी क्षति है। और इसमें जो है उनसे एक पाठशाला थे राजनीति में। मोतीलाल वोरा इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, 2 बार वो अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे यूपी के। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें कि उसके अलावा जो है कई बड़े पदों पर वो रहे, लेकिन उनके साथ बहुत कम राजनेता ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई विवाद न जुड़ा हो। मोतीलाल वोरा उनमें से थे जिनके साथ कभी कोई विवाद नहीं जुड़ा, पद में रहते हुए कभी कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए, अपनी सादगी, अपनी सौम्यता के लिए जाने जाते थे। और तमाम मंत्री जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के, चाहे तमाम बीजेपी के लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि उनसे सीखने को मिला। उनके जो प्रतिद्वंदी रहे हैं वो भी हमेशा से यही कहते रहे कि उनसे सीखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि ये जो स्वर्ग रथ है वो जो है एयरपोर्ट से अब राजीव भवन के लिए रवाना हो रहा है। कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उसके पीछे चल रहे हैं। राजीव भवन में पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं और चूंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले थे, इसलिए रूट भी डाइवर्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्वर्ग रथ जो है यहाँ से एयरपोर्ट में गाड़ियों की लंबी कतारें राजीव भवन तक के, और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। यहाँ से लेकर वीआईपी रोड तक का जो रास्ता है, खास तौर पे वहाँ पर भी जो है वो पुलिस तैनात है, ट्रैफिक पुलिस तैनात है, और आम लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो इसको लेकर भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जहाँ तक हो सकता है कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उस गाड़ी के साथ जो उनकी पार्थिव देह जिसमें रखी गई है वो पैदल चल रहे हैं जी। और आम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मोतीलाल वोरा एक ऐसा नाम था, खासतौर पे छत्तीसगढ़ में शायद ही कोई ऐसा हो जो कहे कि वो नहीं जानते थे इस नाम को, इस चेहरे को नहीं पहचानते थे। अपने साथ एक बड़ा, एक तरह से कहे कि कांग्रेस पार्टी का भी इतिहास समेटे हुए, और इतनी उम्र होने के बाद भी एक जिजीविशा और राजनीति को हर बार नए तरह से जीने की जिजीविशा जो है वो मोतीलाल वोरा में दिखाई देती थी। तो ये गाड़ियां रवाना हुई हैं और पार्थिव देह जो है वो राजीव भवन आप दिखा रहे हैं ममता, रवाना हो गई है। उनकी गाड़ी के भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं कि न केवल कार्यकर्ताओं की बल्कि आप देख सकते हैं कि तमाम दिग्गज जी। तो ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ममता लांजेवार आपको ये तस्वीरें दिखा रही हैं जी बिल्कुल। और तमाम नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इससे पहले हम विधानसभा में भी देख रहे थे श्रद्धांजलि सभा जब आयोजित की जा रही थी, और वहां पर उनके साथ जिन लोगों ने समय बिताया, जिन लोगों के लिए मौका मिला उनके साथ कुछ सीखने का, तो वो भी उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए, बताया कि कितनी सौम्यता एक सियासतदान में हो सकती है। ये अगर देखना हो तो मोतीलाल वोरा को देखा जा सकता था, मृदुभाषी, और न केवल कांग्रेस बल्कि हर सियासी दल के नेताओं से उनका यही अंदाज होता था मिलने का, और न केवल कांग्रेस के अंदर बल्कि देश के हर सियासी दल में के लोगों के जहन में, दिलों में मोतीलाल वोरा के लिए इज्जत थी। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। ममता वो तस्वीरें भी दिखा रही हैं। ममता, ये अपने आप में वाकई में केवल कांग्रेस के लिए इसे क्षति नहीं कहा जाएगा, ये देश के लिए, देश की सियासत के लिए क्षति है, और छत्तीसगढ़ का तो कह सकते हैं कि हर जनमानस इस वक्त गम में डूबा होगा, गमगीन होगा। ममता
बिल्कुल, देखिए जैसे ही कल उनके निधन की खबर आई उसके बाद तुरंत बाद राजीव भवन में क्या जो युवा कार्यकर्ता हैं, क्या बुजुर्ग, तमाम लोग जो हैं वो राजीव भवन पहुंचने लगे थे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक गमगीन माहौल हो गया था। तमाम बीजेपी के लीडर्स भी जो है वो काफी जो है वो दुखी नजर आए। एक के बाद एक कहे कि सबने श्रद्धांजलि जो है उनको दी और सभी उनके साथ अपनी यादें ताजा कर रहे थे। जब हमने मंत्री शिव डहरिया से बात की, चाहे मोहन मरकाम से बात की, चाहे सांसद दीपक बैस से बात की, तमाम लोगों का कहना था कि उनसे उन्होंने सीखा है। राजनीतिक जीवन जब उन्होंने शुरू किया था तो मोतीलाल वोरा एक बड़ी पाठशाला के रूप में थे और आज भी उनके लिए उसी तरीके से थे। सबसे बड़ी बात ये सीखी कि किस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर रहकर भी जमीन में रहा जाता है, सौम्यता क्या होती है। और वही सौम्यता आप हर कांग्रेसी जो है उन्हें बाबूजी के नाम से पुकारता था। यहाँ पर भी अगर बात करें तो जब उनका शव लाया गया, उनकी पार्थिव देह लाई गई, उसके बाद तमाम लोग जो है वो उसी वो कह रहे थे कि उसी तरह से संबोधित कर रहे थे। तो एक समझ सकते हैं कि एक राजनेता के तौर पे कई लोग बहुत सारी बुलंदियां छू लेते हैं, लेकिन जो एक कहे कि हर किसी को ये लग रहा था कि परिवार का कोई अपना चला गया। जो कांग्रेस के लोग बल्कि बीजेपी के कई लोग कह रहे थे कि हमें लग रहा था कि उनसे मार्गदर्शन लेते थे, राजनीतिक मार्गदर्शन। तो ये जगह जो है वो मोतीलाल वोरा की थी। और कांग्रेस में अगर हम बात करें तो क्या सोनिया गांधी, क्या प्रियंका गांधी, क्या राहुल गांधी और इसके अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स जो है उनके वो काफी करीबी थे और सब लोग उनसे सलाह लेते थे। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद कहा था कि राजनीति के कहा थे और उनसे उन्होंने सीखा। तो रविंद्र चौबे काफी सीनियर लीडर हैं, उनका भी यही कहना था। चरणदास महंत जो है उनका भी यही कहना था। तो एक तरह से कहे कि जो पाठशाला के रूप में उन्हें देखा जाता था। तो सभी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक तरह का जो है वो सूनापन छा गया। पाठशाला थे अपने आप में, सियासत की पाठशाला, राजनीति की पाठशाला मोतीलाल वोरा। लेकिन मोतीलाल वोरा ने अब इस दुनिया से विदाई ले ली है। कल उनका निधन हो गया है। रहिएगा ममता, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।